नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लाइब्रेरियन क्लासेस 2.0 में। अभी कुछ दिनों से आपकी क्लास नहीं आई है, तो मुझे कुछ काम था। अब आपकी रेगुलर क्लासेस आएंगी क्योंकि घर पे भी काम हो जाता है, हम भी स्टडी करते हैं साथ में। तो देखिए दोस्तों, अभी हम DLS 01 की यूनिट 5 सहायक अनुक्रम अर्थ आवश्यकता सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे। और इसकी जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से है, लाइब्रेरियन क्लासेस 2.0। इसकी आपको जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी पिन की हुई। आप उससे जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए। हमारे चैनल को ज्वाइन करके आपको जो PDF है वो वहाँ पे उपलब्ध हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, आज हम DLS 01 की यूनिट 5 शुरू करते हैं। सहायक अनुक्रम अर्थ आवश्यकता एवं सिद्धांत। तो इसकी जो पहले है वो विषय प्रवेश यानी कि इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन में हमें पता चल जाता है कि इसमें क्या पूछा गया है, क्या बताया गया है, मतलब कि क्या कुछ है इस यूनिट में। चलिए, पुस्तकालय वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य पाठकों को उनकी अध्ययन सामग्री की खोज करने में अधिकतम सहायता पहुंचाना है। यानी कि जो पुस्तकालय वर्गीकरण है उसका मुख्य उद्देश्य है जो पाठक है, जो पढ़ने वाले हैं, उनकी अध्ययन सामग्री को जो खोजने की या खोज करने की जो अधिकतम सहायता पहुंचाना है। यानी कि जो वर्गीकरण हो जाता है उससे उन्हें जो पुस्तकें खोजने में इतनी कठिनाइयों का सामना नहीं होता, वो जल्दी ही पुस्तक खोज लेते हैं। इसलिए तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके लिए पुस्तकालय में उपलब्ध विभिन्न विषयों, वर्गों और उपवर्गों को ऐसे क्रम में व्यवस्थित करना आवश्यक है जो पाठकों के लिए सबसे अधिक उपयोगी तार्किक हो, यानी कि तार्किक हो। सॉरी, इसमें वो थोड़ा टाइपिंग में गलती हुई है, तार्किक है। इसी व्यवस्थापन को सहायक अनुक्रम कहा जाता है। ये सहायक अनुक्रम की परिभाषा है और आप इसे याद रखना। ये आपको अतिरिक्त में क्वेश्चन मिलेगा 2 नंबर का। देखिए, मैं आपको वही क्वेश्चन बता रही हूँ जो इम्पोर्टेंट है। ऐसे फालतू ही बहुत सारा आपको मटेरियल दे दिया जाए, एग्जाम में आए नहीं तो कोई फायदा नहीं है। चलिए, इसके आगे सहायक अनुक्रम का अर्थ। मीनिंग ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस। सामान्य अर्थ। इसका जो सामान्य अर्थ है वो देखते हैं। विभिन्न वर्गों, उपवर्गों, शाखाओं, यानी कि जो विभिन्न वर्ग है, उपवर्ग हैं, शाखाएं हैं और प्रशाखाओं, यानी कि शाखाओं को भी आगे विभाजित कर दिया, यानी कि प्रशाखाओं को एक ऐसे अनुक्रम यानी कि एक ऐसे क्रम में व्यवस्थित करना जो पाठकों के लिए सहायक और सुविधाजनक, यानी कि जो किताबें पढ़ने वाले हैं उनके लिए सहायक और सुविधाजनक हो, उस क्रम में व्यवस्थित करना। पामर एवं वेल्स के अनुसार, यानी कि जो वैज्ञानिक थे पामर एवं वेल्स, उन्होंने जो इसकी परिभाषा दी है वो देखिए। सहायक अनुक्रम का अर्थ सहायक अनुक्रम का अर्थ उस अनुक्रम से है जो विषयों का प्रदर्शन इस प्रकार से करता है कि पाठक उस अनुक्रम में किसी भी स्थल से अपने विषयों के समूह को देखना प्रारंभ करे। वह अनुक्रम ही उसे उस विशिष्ट विषय तक पहुंचा दे जिसकी उसे आवश्यकता है। यानी कि जो सहायक अनुक्रम है उसका अर्थ यह है कि जो विषय का प्रदर्शन इस प्रकार किया जाए कि पाठक अगर किसी भी अनुक्रम से शुरू करे तो वह अपने जो किसी भी अनुक्रम के विषय के समूह से शुरू करे तो वह जिस भी विषय को देखना चाहता है उस विषय तक पहुँच जाए, यानी कि पहुँच जाए। तो आगे डॉक्टर SR रंगानाथन का जो उपसूत्र है वो देखते हैं। डॉक्टर रंगानाथन ने इसके लिए सहायक अनुक्रम के उपसूत्र का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार किसी भी पंक्ति में वर्गों की व्यवस्था मनमाने ढंग पर आधारित नहीं होनी चाहिए, बल्कि किसी सुविधाजनक और तार्किक सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि मैं जल्दी बोल रही हूँ या फिर मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा है तो आप स्पीड कम ही लीजिए। इसकी आपको ऑप्शन में मिल भी जाएगा स्पीड कम का। तो अगर आपको लगे कि मैं धीरे बोल रही हूँ तो आप ज़्यादा कर दीजिए, और आपको लगता है मैं ज़्यादा जल्दी चल रही हूँ तो आप इसकी स्पीड को कम कर लीजिए। आप अपनी जो क्षमता है उसके अकॉर्डिंग स्पीड एडजस्ट कर लीजिए। तो इसका मैं आपको बता देती हूँ कि जो डॉक्टर रंगानाथन है, जो उनका जो ये उपसूत्र है उसमें है कि जो सहायक अनुक्रम के जो उपसूत्र का प्रतिपादन इन्होंने किया है, तो उनके अनुसार कि किसी भी पंक्ति के वर्गों की व्यवस्था मनमाने ढंग से नहीं करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि विज्ञान की किताब यहाँ लगा दी और गणित की किताब भाषा के पास लगा दी और अर्थशास्त्र की भूगोल के पास लगा दी। नहीं, उसे
एक कर्म के किस सिद्धांत पर आधारित कर्म में व्यवस्थित करना चाहिए जिससे पाठक को समय बचे और उसे उस पुस्तक को ढूंढने में इतनी कठिनाई ना हो। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। सहायक अनुक्रम की आवश्यकता, यानी कि जो पुस्तक सॉरी यानी कि जो पुस्तकालय का प्राथमिक लक्ष्य अध्ययन सामग्री का अधिक से अधिक उपयोग बढ़ाना है। यानी कि जो पुस्तकालय है उसका जो प्राथमिक यानी कि पहला जो लक्ष्य है या प्रथम जो लक्ष्य है वो अध्ययन सामग्री का अधिक से अधिक उपयोग बढ़ाना है। यदि पुस्तकें अलमारियों पर सही और सहायक क्रम में व्यवस्थित होगी, यानी कि जो पुस्तकें हैं वो जब अलमारियों में सहायक एवं सुव्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित होंगी तो पाठक अपनी रुचि के सभी सह संबंधित, यानी कि अगर आपकी भूगोल या फिर विज्ञान पढ़ने की इच्छा है तो आप अपनी इच्छा के अनुसार जो बुक है वो उसको एक ही स्थान पर प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपका समय भी बचेगा और शक्ति दोनों ही बचेगी। देखिए आपको सीधे और सरल भाषा में समझा दें, क्योंकि जो आप सरल भाषा में समझते हैं वो आप जल्दी आपके दिमाग में रीड हो जाता है और आप जल्दी लिख पाते हैं एग्जाम में। तो आगे सहायक अनुक्रम के प्रमुख सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस। डॉक्टर रंगनाथन ने पंक्ति वर्गों को सहायक अनुक्रम में व्यवस्थित करने के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित 8 सिद्धांत का निर्माण किया। देखिए जो डॉक्टर रंगनाथन हैं उसके सिद्धांत आप याद रखिए। उनके सिद्धांत आपके जो लघुत्तरात्मक क्वेश्चन आने की संभावना है। ये आपके 8 सिद्धांत या तो इसमें अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर आपको लघुत्तरात्मक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम इनका जो कालक्रम में उत्तरता का सिद्धांत है वो पढ़ते हैं। विवरण, इसका जो विवरण है, यदि किसी पंक्ति में विभिन्न वर्गों या सत्ताओं की उत्पत्ति अलग अलग समय में, यानी कि जो किसी की उत्पत्ति और वर्गों की, यानी कि जो विभिन्न वर्ग है या सत्ता है उनकी जो उत्पत्ति है, यानी कि जो उत्पत्ति का जो वर्ष है वो अलग अलग है या तो उनके उत्पत्ति के काल के अकॉर्डिंग उन्हें बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना चाहिए। यानी कि जो 1999 में मान लीजिए 4 बुक अलग सेक्शन में रखी हो, 4 अलग, यानी कि 4 बुक है उनका जो सेक्शन है वो 1998, 1996, 1967, 1968, यानी कि अब इसे बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो बढ़ते क्रम में बताइए आप, पहले होगा 1961, ठीक है, सबसे छोटा है, उसके बाद होगा 1967 और फिर उसके बाद होगा 1968, तो फिर अंत में आएगा 1999, क्योंकि ये बढ़ता क्रम है, घटता क्रम नहीं है। बढ़ते क्रम में हम छोटे से बड़े की ओर चलते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बाद में आया उसे बाद का स्थान, यानी कि जो बढ़ते क्रम में अब उसके बाद बढ़ते से हमने 1999 किया, उसके बाद जो आता है उसको बाद में रखा जाता है। अब हम सीसी के उदाहरण से देखते हैं, यानी कि कोलन क्लासिफिकेशन के उदाहरण से। मुख्य वर्ग क्यों, यानी कि जो धर्मशास्त्र है से विभिन्न वर्गों का क्रम इसी सिद्धांत पर है। यानी कि जो धर्म कोलन क्लासिफिकेशन में जो धर्मशास्त्र यानी कि जिसे क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है उसका जो क्रम है वो इसी सिद्धांत पे, यानी कि जो सर्वप्रथम दुनिया में जो धर्म आया वो हिंदू धर्म है, जिसे प्रथम स्थान पर रखा गया, जो सर्वप्रथम आया है। अब इसके बढ़ते क्रम में जो नए धर्म है जो सबसे बाद में आए उन्हें बढ़ते क्रम में रखने, यानी कि सब ऊपर आएगा वो। तो देखिए सबसे पहले हिंदू धर्म Q1, फिर उसके बाद जो वैदिक धर्म से वैदिक से उसके बाद Q3, यानी कि जो जैन धर्म है वो Q3 से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो हिंदू धर्म के बाद आया है। Q4 बौद्ध धर्म जो जैन धर्म के बाद आया है, और Q6 ईसाई धर्म जो बौद्ध धर्म के बाद आया। इस्लाम धर्म जो सबसे अंत में आया है Q7 वाद, जो इसका अपवाद है। देखिए टीडीसी में इस सिद्धांत का पालन नहीं किया जाता, क्योंकि कोलन क्लासिफिकेशन जो रंगनाथन द्वारा दी गई है वो उनकी अपनी कोलन क्लासिफिकेशन में ही उस सिद्धांत का पालन किया जाता है। लेकिन डीडीसी जो डिविडेसिमल क्लासिफिकेशन है उसमें इस सिद्धांत का पालन नहीं किया जाता। वहाँ ईसाई धर्म को सबसे पहले लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे ईसाई धर्म को देखिए 6 नंबर पर रखा गया है। तो इसमें डीडीसी में इस सिद्धांत का पालन नहीं होता। विकास क्रम में उत्तरता का सिद्धांत। विवरण, यदि किसी पंक्ति के वर्ग विकास की विभिन्न अवस्थाओं को दर्शाते हैं तो उन्हें विकास क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना चाहिए। यानी कि जो किसी पंक्ति में जो वर्ग है वो विकास की अवस्थाओं को दर्शाते हैं तो उन्हें विकास के क्रम के अनुसार ही व्यवस्थित करना चाहिए। जिसमें देखिए
कोलन क्लासिफिकेशन में इसका उदाहरण देखते हैं। मुख्य वर्ग प्राणी शास्त्र। प्राणी शास्त्र को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? इसमें जंतु को प्रोटोजोआ यानी कि जो एक ये प्रोटोजोआ है वो एक कोशिकीय जीव है से लेकर मेमेलिया यानी कि मेमेलिया जो है वो स्तनधारी श्रेणी में तो विकास क्रम में व्यवस्थित किया गया है। इसी प्रकार मुख्य वर्ग चिकित्सा शास्त्र। चिकित्सा शास्त्र को अल से रिप्रेजेंट किया जाता है। जीवन की अवस्थाओं को क्रम यानी कि अल 9 बी को भ्रूण यानी कि जो जीवन में सबसे पहले जो माँ के गर्भ में जो सबसे पहले बनना जो प्रारंभ होता है वो भ्रूण होता है, एम्ब्रियो। और अल 9 सी इसके बाद इस भ्रूण से शिशु का निर्माण होता है और शिशु बड़ा होकर किशोर अवस्था यानी कि किशोर बनता है। अल 9 डी इसे अल 9 डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और अल 9 डी यानी कि किशोर आगे जाकर वृद्ध में वृद्धावस्था यानी कि उसमें जो वृद्ध यानी कि जो किशोर है वो बूढ़ा होकर वृद्ध कहलाता है यानी कि ओल्ड, उसे अल 9 ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। कालक्रम और विकास क्रम में जो अंतर है वो देखते हैं। कालक्रम का प्रयोग तब होता है जब वस्तु की उत्पत्ति का निश्चित समय यानी कि जब हमें किसी वस्तु या किसी और मान लीजिए बुक हो गया कोई और मान लीजिए तो उसका जब हमें कालक्रम और उस वस्तु की या उस किताब को लिखने की जो हमें समय पता है निश्चित समय तो उसमें आपस में कोई या उनमें कोई जो संबंध है ना हो, जैसे कि अलग अलग धर्म। विकास क्रम का प्रयोग यानी कि जो मेरा कहने का मतलब है कि जो कालक्रम का प्रयोग तब होता है यानी कि जब हमें किसी वस्तु का उत्पत्ति का जो समय है वो पता हो, उन जो वस्तु है उनकी उत्पत्ति का समय पता हो और उनमें कोई आपसी संबंध न हो तो उन्हें हम कालक्रम का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए विकास क्रम का प्रयोग कब होता है? जब बाद वाली अवस्था अपनी पहली अवस्था प्राप्त हो यानी कि जो भ्रूण है देखिए शिशु का निर्माण सर्वप्रथम नहीं होता, ये भ्रूण पर आश्रित होता है। इसी प्रकार किशोर का सर्वप्रथम जैसे माँ के पेट से तो किशोर नहीं बनता, सबसे पहले उसमें भ्रूण का निर्माण होता है, फिर शिशु बनता है, फिर उससे किशोर और फिर वृद्धावस्था आती है। तो यानी कि विकास क्रम का प्रयोग तब होता है जब पहले जो बाद वाली अवस्था है वो पहले वाली अवस्था पर आश्रित हो। जैसे शिशु भ्रूण पर आश्रित था, किशोर शिशु पर आश्रित था, उसी प्रकार देखिए उसे निश्चित समय का जब हमें निश्चित समय का पता नहीं होता जैसे शिशु से वृद्ध होना। देखिए देश समीपता का सिद्धांत। विवरण। यदि विभिन्न वर्ग एक दूसरे के भौगोलिक या स्थान की समीपता रखते हैं तो उनके भौगोलिक अनुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना चाहिए। इसके अंतर्गत कई उप सिद्धांत आते हैं जैसे तलों पर गमनीयता, नीचे से ऊपर यानी कि बढ़ते क्रम में रखना यानी छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित करना। इसके अंतर्गत कई उप सिद्धांत आते हैं जैसे तलों में जैसे पौधों के अंगों का क्रम, जैसे सर्वप्रथम नीचे से जड़, फिर तना आता है, फिर पत्ते आते हैं, फिर फूल आते हैं और फिर फल आते हैं। तो ये हो गया छोटे से बड़े का क्रम यानी कि नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे यानी टॉप टू डाउन। ये डाउनवर्ड्स गलत है, टॉप टू डाउन होना चाहिए इसमें, यानी कि टॉप से नीचे ऊपर से नीचे के क्रम में व्यवस्थित करना यानी कि फिर पहले फल, फिर फूल, फिर पत्ते, फिर तना, फिर जड़ें। दूरी वृद्धि का सिद्धांत जैसे खगोल शास्त्र B9 में ग्रहों को पृथ्वी से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में रखना। पृथ्वी, फिर उसके बाद चंद्रमा, फिर सूर्य, फिर बुध, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, यानी कि जो ग्रह है उसको पृथ्वी को बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है, उसे दूरी वृद्धि का सिद्धांत इसमें लागू किया जाता है। मात्रा या परिमाण वृद्धि का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीजिंग क्वांटिटी। विवरण। यदि वर्ग किसी संख्या, मात्रा या परिमाण को प्रकट करते हैं तो उन्हें बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना चाहिए। यानी कि जो किसी इसका विवरण है कि यदि वर्ग किसी संख्या, मात्रा या परिमाण को प्रकट करते हैं तो उन्हें बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना चाहिए यानी कि आरोही क्रम में यानी कि छोटे से बड़े के क्रम में व्यवस्थित करना चाहिए। कोलन क्लासिफिकेशन में इसका उदाहरण है जैसे रेखा गणित में आकृतियों के आयामों के बढ़ते क्रम में व्यवस्था यानी कि B91 को रेखा ज्यामिति 1D, P92 को समतल ज्यामिति यानी कि 2D और B93 त्रय आयाम ज्यामिति यानी कि 3D में व्यवस्थित किया गया है। मात्रा हास या सिद्धांत यानी कि विलोम जहाँ घटते क्रम में रखा जाए, जैसे पुस्तकालय विज्ञान में 211, विश्व पुस्तकालय 213, राष्ट्रीय पुस्तकालय 215, राज्य पुस्तकालय। मात्रा हास का सिद्धांत यानी कि इसमें बड़े से छोटे के क्रम में रखा जाता है, जैसे कि विश्व पुस्तकालय सबसे बड़ा है, उसके बाद राष्ट्रीय पुस्तकालय,
उससे छोटा हो गया राज्य पुस्तकालय, यानी कि इसे बड़े से छोटे के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, यानी कि ये अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। जटिलता वृद्धि का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी। विवरण, यदि वर्ग अलग अलग अंश की जटिलता प्रकट करते हैं तो उन्हें सरल से जटिल के बढ़ते क्रम में रखना चाहिए, यानी कि जो वर्ग है वो अलग अलग अंश की जब जटिलता प्रकट करते हैं तो उन्हें सरल, यानी कि सबसे सरल जो होता है उससे कठिन की ओर बढ़ते क्रम में रखा जाता है, यानी कि जटिल जो कठिन है के क्रम में रखा जाता है। कोलन क्लासिफिकेशन में इसको धारणा है भाषा विज्ञान पी, जिसे पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। भाषा के तत्वों का क्रम, यानी कि जो P1 है उसे ध्वनि, फिर P2 अक्षर, फिर P3 शब्द, P4 वाक्यांश और P5 मुहावरे। यानी कि ध्वनि सबसे सरल है जिसे हम बोल सकते हैं, फिर अक्षर जिसे लिखना, फिर दो अक्षर बनकर शब्द, यानी कि उससे बड़ा हो गया, फिर शब्दों से वाक्यांश बनते हैं और वाक्यांश से मिलाकर हम मुहावरे बनाते हैं। पारंपरिक अनुक्रम का सिद्धांत देखिए। विवरण, जब कोई अन्य सिद्धांत काम न करे और समाज या परंपरा में कोई अनुक्रम पहले से ही प्रसिद्ध हो तो बिना किसी वैज्ञानिक आधार पे भी उसे पारंपरिक क्रम में अपना लेना चाहिए, यानी कि जो अन्य कोई सिद्धांत है जो काम ना करे तो समाज में जो पारंपरिक जो अनुक्रम पहले से ही प्रसिद्ध है उसके अनुसार बिना किसी वैज्ञानिक आधार के भी इसका वर्गीकरण किया जा सकता है। इसी कोलन क्लासिफिकेशन में इसका उदाहरण देखते हैं। गणित के उपवर्गों का पारंपरिक क्रम V1 अंकगणित, B2 बीजगणित, B3 विश्लेषण, B4 कलन, B5 त्रिकोणमिति, B6 रेखागणित। साहित्य में पद्य, फिर उसके बाद नाटक, फिर उपन्यास, फिर पत्र, फिर भाषण। इसमें साहित्यिक मांग का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी वारंट फेवर्ड कैटेगरी। विवरण, पंक्ति के वर्गों को उन पर प्रकाशित साहित्य की संख्या के घटते हुए क्रम में रखना, यानी कि जो पंक्ति के जो वर्ग है उनको जो उनके प्रकाशित साहित्य है या पुस्तकें है उनकी संख्या है उनकी जो घटते हुए क्रम में रखना, यानी कि बड़े से छोटे के क्रम में प्रदर्शित करना। जिस विषय पर सबसे ज़्यादा किताबें उपलब्ध है उसे सबसे पहले स्थान दिया जाता है, यानी कि जो जिसमें सबसे ज़्यादा जो किताबें हैं जिस विषय में उसे सबसे पहले स्थान दिया जाता है। यानी कि मान लीजिए जो मुकेश अंबानी उनकी जो पास सबसे ज़्यादा पैसे तो उन्हें हमारे भारत में भी वो सबसे पहले जो भारत के जो करोड़पति हैं उनमें प्रथम स्थान में रखा गया है क्योंकि उनके पास सबसे अधिक पैसा है। उसी प्रकार मान लीजिए कि जो किसी विषय पर सबसे ज़्यादा अधिक पुस्तकें हैं तो उन्हें पहला स्थान दिया जाता है। कोलन क्लासिफिकेशन में इसका उदाहरण देखते हैं। कृषि, यानी कि जो कृषि है जिसे खेती करते हैं उसमें जो फसलें हैं जैसे कृषि में बहुत सारी फसलें जैसे ज्वार, बाजरा, कपास, मक्का, जो बहुत सारी फसलें हैं। एक विषय है, माने कि कृषि को हम विषय मान लें तो उसमें फसलों को अगर उसमें किताबें मान लें तो उसमें बहुत सारी किताबें होती हैं, यानी कि किसी विषय में बहुत सारी किताबें होती हैं तो उन्हें पहले स्थान दिया जाता है। जैसे कृषि में फसलें बहुत ज़्यादा है तो उसे पहले स्थान दिया गया। जैसे J381 इसमें चावल, J382 इसे गेहूँ को यानी कि J382 से रिप्रेजेंट किया गया है। और जई यानी कि जोई को J383 से रिप्रेजेंट किया गया है। DDC में इस सिद्धांत का उल्लंघन करके चावल को सबसे बाद में रखा गया है, यानी कि DDC इस सिद्धांत का पालन नहीं करता है, वो इसका अपवाद है। वर्णानुक्रम का सिद्धांत। विवरण, जब कोई भी तार्किक या वैज्ञानिक सिद्धांत सहायक अनुक्रम प्रदान न करे तो विभिन्न सत्ताओं को उनके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित नामों के वर्णक्रम यानी कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार व्यवस्थित कर देना चाहिए। यानी कि जब कोई भी तार्किक या वैज्ञानिक सिद्धांत सहायक अनुक्रम प्रदान नहीं करता है तो जो विभिन्न सत्ता है उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रचलित नामों के वर्णक्रम, यानी कि पहले ए से संबंधित जो नाम है फिर वो आएंगे, फिर बी से संबंधित जो विषय है या जो पुस्तक है वो आएंगी, तो उनके अनुसार व्यवस्थित कर देना चाहिए। तो इसमें कोलन क्लासिफिकेशन के उदाहरण देखते हैं। साइकिल के ब्रांड्स या कार के ब्रांड्स के लिए, यानी कि D 512 5 पे एटलस साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। D 512 5 ये हीरो साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। D 513 3 मारुति
कार को रिप्रेजेंट करता है। हम इस यूनिट 5 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो पढ़ते हैं। देखिए मैंने आपको थ्योरी बताई, उसमें भी क्वेश्चन बनते हैं, उनमें भी पढ़िए, उनसे रिलेटेड भी ये क्वेश्चन है। और कुछ कुछ जो क्वेश्चन है वो यहाँ नहीं है, उन थ्योरियों में है, तो उन्हें भी पढ़िए। आप क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप हमारे लिए एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने पहले कभी भी यूट्यूब पे क्लासेस नहीं ली हैं। मैं पिछले साल से यहाँ ऑफलाइन ही बच्चों को पढ़ा रही हूँ, तो थोड़ा मेरे को ऐसे झिझक होती है बोलने में। तो आप ऐसे मत सोचिए कि मैडम तो ऐसे ही पढ़ा रही है। तो आप थोड़ा धैर्य से पढ़ें। कोई चीज़ें अगर मुझसे गलती से कुछ गलत बोल भी दिया जाता है तो आप मुझे बता दीजिए कि हाँ आपने यहाँ पे गलत बोला है या गलत चीज़ें रिप्रेजेंट की गई है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना ज़रूर, शायद मैं उन चीज़ों में सुधार कर सकूँ। दोस्तों, अभी हम क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इससे आपको इस यूनिट की जो भी हम आपको क्लासेस दे रहे हैं उनकी सभी की PDF वहाँ मिल जाएंगी। चलिए दोस्तों, अभी हम अति रूपात्मक प्रश्न से शुरू करते हैं। इसमें सहायक अनुक्रम की जो परिभाषा पूछी गई है, यानी कि जो अर्थ, इसका अर्थ क्या है, ये देखिए। विभिन्न वर्गों और उपवर्गों को पुस्तकालय अलमारियों का एक ऐसे तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना जो पाठकों के लिए सबसे अधिक सहायक और सुविधाजनक हो, सहायक अनुक्रम कहलाता है। यानी कि जो विभिन्न वर्ग है, उपवर्ग है, उनको पुस्तकालय की जो अलमारियां हैं उन्हें एक ऐसे क्रम तार्किक उन्हें एक ऐसे क्रम में व्यवस्थित करना जो पाठकों के लिए सबसे अधिक सहायक हो और सुविधाजनक हो। यानी कि ऐसे क्रम में व्यवस्थित कर दीजिए जिससे पाठक उन्हें किताबों को ढूंढने में ज़्यादा उन्हें कठिनाई ना हो, सुविधाजनक हो, उसे ही सहायक अनुक्रम कहते हैं। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित किन्हीं 4 सिद्धांतों के नाम। तो देखिए ये क्वेश्चन आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, ये आपको एग्ज़ाम में मिलेगा क्योंकि ये सिद्धांत पूछे जाते हैं। ऐसे नहीं कि कई बार परिभाषा भी पूछ लेता है, पर ज़्यादातर ये अतिलोकात्मक में ही मिलते हैं पूछने के लिए। तो देखिए पहला सिद्धांत है कालक्रम में उत्तरता का सिद्धांत, उसके बाद है विकास क्रम में उत्तरता का सिद्धांत, फिर है जटिलता वृद्धि का सिद्धांत और फिर है वर्णानुक्रम का सिद्धांत। मैंने ये सिद्धांत आपको थ्योरी भी पढ़ाई है अभी थ्योरी में, और ये देखिए आपको मेन मिल गया है। तो आप याद के लिए थ्योरी पढ़ लीजिए, क्योंकि थ्योरी पढ़ने पर आपको ये भी छोटे वाले क्वेश्चन भी हो जाएंगे और बड़े वाले भी हो जाएंगे। तो अब देखते हैं हम तीसरा, प्रमाणिक अनुक्रम या पारंपरिक अनुक्रम का एक उदाहरण दीजिए। तो इसका उदाहरण है गणित मुख्य वर्ग के उपवर्गों का व्यवस्थापन, जैसे अंक गणित, फिर उसके बाद बीज गणित, फिर त्रिकोणमिति, फिर रेखा गणित। अब हम लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। कार्यक्रम में उत्तरता और विकास क्रम में उत्तरता के सिद्धांतों के बीच अंतर को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। कालक्रम में उत्तरता और विकास क्रम में उत्तरता, इसके सिद्धांतों को उदाहरण से स्पष्ट करना है। तो देखिए कालक्रम में उत्तरता का सिद्धांत तब लागू होता है जब विभिन्न वर्गों को उत्पत्ति का समय ज्ञात हो। यानी कि जो कालक्रम है उसका जो सिद्धांत है वो तब लागू होता है जब हमें विभिन्न वर्गों का जो उत्पत्ति का जो समय है वो पता हो और जो एक दूसरे पर आश्रित ना हो। जिस धर्मशास्त्र में हिंदू, जैन, बौद्ध और ईसाई धर्मों का क्रम ये एक दूसरे पे आश्रित भी नहीं है और इसके जो उत्पत्ति का समय है वो हमें पता है। इसके विपरीत विकास क्रम में उत्तरता का सिद्धांत तब लागू होता है जब किसी वर्ग एक ही तत्व की विभिन्न विकास अवस्थाओं सरल से उन्नत को दर्शाता है और बाद वाली अवस्था पहली पर निर्भर होती है। जैसे चिकित्सा विज्ञान में मनुष्य की अवस्थाएं भ्रूण, शिशु, किशोर और वृद्ध। यानी कि जो बाद वाली जो अवस्थाएं हैं वो पहले वाली अवस्था पर निर्भर होती है। तो विकास क्रम इसी पर आधारित है। जैसे कि शिशु भ्रूण पर निर्भर होता है, किशोर शिशु पर निर्भर होता है और वृद्ध किशोर पर निर्भर होता है। यानी कि अगर एक भी बीच वाली कड़ी इसमें नहीं होगी तो आगे वाली कड़ी भी नहीं होगी, ये एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। देखिए अभी क्वेश्चन 2 पढ़ते हैं। दूरी वृद्धि के सिद्धांत को खगोल शास्त्र के उदाहरण से समझाइए। ये अब आप उदाहरण इसके, अब जब भी एग्जाम में क्वेश्चन लिखते हो, क्वेश्चन का जब आंसर लिखते हो तो उसमें उदाहरण जरूर देख के आइए, जिससे एग्जामिनर का उस उदाहरण को देख कर आपके जो इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है वो आपको नंबर दे देता है। अगर आपने थोड़ी छोटी लिखी है उसका उदाहरण लिखा है तो वो आपको नंबर दे देगा। और अगर आपने पूरा उत्तर लिखा है तो कहीं ना कहीं वो आपको आप उदाहरण नहीं लिखते हैं तो आपके नंबर कट भी कर लेता है। तो आप उदाहरण ज़रूर याद रखें साथ में।
चलिए दूरी वृद्धि के सिद्धांत का जो खगोल शास्त्र में उदाहरण है उसे देखते हैं। यह देशीय समीपता के सिद्धांत का एक अंग है। इसके अनुसार सत्ताओं को किसी निश्चित बिंदु से उनकी बढ़ती हुई दूरी के क्रम में रखा जाता है। यानी कि जो समीपता की सिद्धांत है वो इसको सत्ताओं के किसी निश्चित बिंदु से उनकी बढ़ती हुई यानी कि दूरी के क्रम में रखा जाता है। जो द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति में खगोल शास्त्र B9 के अंतर्गत ग्रहों को पृथ्वी से उनकी बढ़ती हुई दूरी के आधार पर सजाया गया। जैसे पृथ्वी B9 1, चंद्रमा को B9 2 से रिप्रेजेंट किया गया और सूर्य को B9 3 से, और बुध को B9 4 1 से, और शुक्र को B9 4 2 से आदि से रिप्रेजेंट किया गया है। फिर हम बड़े वाला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद आपकी यूनिट 5 कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको रेगुलर क्लासेज मिलेंगी। आज हम पक्का हो गए हैं, आपको रेगुलर क्लासेज मिलेगी क्योंकि इतने दिन मुझे भी घर पे काम था, थोड़ा ये काम चल रहा था। अभी मैं फ्री हूँ, काम हो गया है पूरा, तो साथ में आपको क्लासेस मिलेंगी, साथ में मेरी भी स्टडी चल रही है। वो आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। आप अपना प्यार दिखाएं, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं और एंड करते हैं हमारी क्लास को। सहायक अनुक्रम से क्या आशय है? यानी कि डॉक्टर गंगानाथन द्वारा प्रतिपादित सहायक अनुक्रम के जो प्रमुख सिद्धांत है उसको 100 उदाहरण यानी कि उदाहरण सहित विस्तृत विवेचना करनी है। तो उत्तर इसका मतलब कि जो सहायक अनुक्रम है उसकी जो परिभाषा है मैंने आपको पहले ही बता दी है, और उसका अर्थ भी लिखना है और उसकी आवश्यकता वाला भाग है वो लिखना है। यानी कि जो इसमें मैंने पूरा बड़ा नहीं किया टाइपिंग में क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो आप जो इसमें जो मैंने आपको सहायक अनुक्रम का अर्थ बताई है वो कर लेना, पहले आपको वो लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको सहायक अनुक्रम की जो आवश्यकता है वो लिखनी पड़ेगी। उसके बाद हम इसके जो सिद्धांत है उसको देख लेते हैं, वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। आप वो तो छोटे वाला पोर्शन है, उसका जो अर्थ आवश्यकता है वो आप लिख लेना अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको याद भी हो गया, आपने इतनी बार पढ़ा है, पहले थ्योरी पढ़ी है, फिर उसका क्वेश्चन भी पढ़ा है तुलनात्मक में, तो आपको याद हो गया। चलिए अभी इसके सिद्धांत देखते हैं। कालक्रम का सिद्धांत यानी कि जो समय के आधार पर बढ़ते क्रम व्यवस्था, यानी कि कालक्रम का जो सिद्धांत है वो यानी कि जो समय के अनुसार उन्हें व्यवस्थित करना। जैसे धर्मों का क्रम मैंने आपको पहले भी बताया। ये विकास क्रम का यानी कि विकास के क्रम के आधार पर वर्गीकरण। जैविक या प्राकृतिक विकास के चरणों के अनुसार क्रमबद्ध, जैसे वनस्पति या जंतुओं का वर्गीकरण। देशीय समीपता का सिद्धांत मैंने आपको पहले बताया था। पृथ्वी से ग्रहों की दूरी यानी कि भौगोलिक निकटता के आधार व्यवस्था, जैसे तलों पर नीचे से ऊपर या पृथ्वी से ग्रहों की दूरी। मात्रा या परिमाण वृद्धि का सिद्धांत, संख्या या परिमाण के बढ़ते क्रम व्यवस्था, जैसे 1D 2D और 3D ज्यामिति। जटिलता वृद्धि का सिद्धांत, सरल तत्वों को पहले और जटिल तत्वों को बाद में रखना, जैसे भाषा विज्ञान में ध्वनि, अक्षर, शब्द, वाक्य। साहित्य मांग का सिद्धांत, इस विषय पर ज़्यादा पुस्तकें उपलब्ध हो उसे पहले रखना, जैसे कृषि और चावल और गेहूँ को पहले रखना। ये मैंने आपको थ्योरी भी पढ़ाई थी वहाँ पे और इसका उदाहरण भी दिया था। और आपको देखो ये आपको शॉर्ट दिए गए हैं, पर आपने थ्योरी पढ़ी है तो आपको मुझे पता है आप कराओगे इसका पूरा। वर्णानुक्रम का सिद्धांत, अक्षरों के क्रम में रखना, यानी कि A to Z अल्फाबेटिक क्रम में इन्हें व्यवस्थित करना। जब कोई अन्य वैज्ञानिक आधार मिले, जैसे साइकिल या कारों के ब्रांड के नाम। तो देखिए दोस्तों, आज की हमारी क्लास यहीं फिनिश होती है और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। आज से आपको कल से आपको रेगुलर क्लासेस मिल जाएंगी। लगातार आपके एग्ज़ाम से पहले आपकी क्लासेस करवा दी जाएंगी। 15 यूनिट्स है आपकी सारी, तो 5 हो गई है अभी आपकी। अब आपकी 10 यूनिट रही हैं। 10 की PDF मैंने तैयार कर ली है, क्योंकि देखिए दोस्तों PDF बनाने में भी टाइम लगता है। क्वेश्चन फिर उसको थ्योरी देखनी पड़ती है, फिर उसके क्वेश्चन देखने पड़ते हैं, तो फिर सब एक साथ इकट्ठे करके PDF बनानी पड़ती है, फिर PDF रखनी पड़ती है, वीडियो बनानी पड़ती है, वीडियो एडिट करनी पड़ती है, टाइम भी निकालना पड़ता है, घर पे भी काम होता है, स्टडी भी करनी पड़ती है। तो हम आपके लिए इतना कर रहे हैं, तो आप हमारे लिए एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिए, आपको लिंक कमेंट में मिल जाएगी। थैंक यू।